प्राकृतिक विधिक स्कूल यानी कि नेचुरल लॉ स्कूल, क्या कानून सिर्फ इंसानों द्वारा बनाए गए नियम है या यह किसी उच्च नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है? क्या प्राकृतिक न्याय हर युग, हर समाज, हर व्यक्ति के लिए समान होता है? मैं यहां पर प्राकृतिक न्याय की बात कर रहा हूं। यहां पर हम ऐसा भी कह सकते हैं प्राकृतिक विधि। क्या प्राकृतिक विधि हर युग, हर समाज और हर व्यक्ति के लिए समान होता है? अगर आप भी विधि की गहराइयों में जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में, जहां हम विधि शास्त्र यानी कि जूरिस्प्रूडेंस को सरल भाषा में समझेंगे। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक विधिक स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल की, जो कानून को केवल मानव निर्मित नियमों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे नैतिकता और प्राकृतिक न्याय से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम सीधा चर्चा करते हैं। ये जो नेचुरल लॉ स्कूल है वास्तव में है क्या? यानी कि नेचुरल लॉ स्कूल एक ऐसी विधि शास्त्रीय विचारधारा है जो मानती है कि कानून केवल सरकार द्वारा बनाए गए नियम नहीं होते, बल्कि वे प्राकृतिक न्याय और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। इस विचारधारा की शुरुआत ग्रीक यानी यूनानी विचारकों से हुई और 19वीं सदी में अमेरिका और ब्रिटिश विधियों में इसे फिर से महत्व मिला। ये जो प्राकृतिक विधिक स्कूल है, नेचुरल लॉ स्कूल है, इसके प्रमुख विचारक और उनके क्या क्या सिद्धांत हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हम जो है यूनानी दर्शन और नैसर्गिक विधि, ग्रीक फिलोसॉफी एंड नेचुरल लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो सबसे पहला जो विचारक आता है वो है हेराक्लिटस। और हेराक्लिटस क्या मानता है कि विधि केवल इंसानों का निर्माण नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के स्वाभाविक नियमों से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि प्रकृति और चीजों के बीच में संबंध है, और वो भी संबंध नहीं है, वास्तविक संबंध है। 3 प्रमुख तत्व, ठीक है, हेराक्लिटस ने ये जो नेचुरल लॉ थ्योरी है इसमें 3 तत्व को शामिल किया है। पहला तत्व है अंतिम लक्ष्य यानी कि अल्टीमेट पर्पस। दूसरा है अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग। और तीसरा है युक्ति या तर्क कह सकते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में रीजनिंग कहेंगे। चलिए, हेराक्लिटस के जो प्राकृतिक विधिक सिद्धांत है उसको एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। हम सब नदी देखे हैं और नदी का काम है बहते रहना। नदी में क्या बहता है? पानी बहता है। आप कभी कल्पना कीजिए, नदी में एक ही पानी दोबारा बहेगा क्या? यानी कि नदी में एक ही पानी दोबारा नहीं बहता, लेकिन वह नदी हमेशा बहती रहती है। चाहे वो अमेरिका की नदी हो, चाहे ब्रिटेन की नदी हो, चाहे भारत की नदी हो, चाहे गांव की हो, चाहे शहर की, कहीं का भी हो, नदी हमेशा बहती रहती है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा आता है स्टोइक पीरियड, यानी कि स्टोइक कालखंड में देखेंगे, और सबसे पहला नाम आता है सुकरात का। और सुकरात ने विधि को 2 प्रकार माना। विधि 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक न्याय होता है और एक विधिक न्याय होता है। नेचुरल लॉ या नेचुरल जस्टिस, और दूसरा लीगल जस्टिस होता है। जब हम विधि में विधि शास्त्रियों के मत जान रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पीरियड है, स्टोइक पीरियड है, जस्टिस को ज्यादा महत्व दिया है। और सुकरात ये मानता था कि एक जो है नेचुरल जस्टिस होता है, एक दूसरा जो है लीगल जस्टिस होता है।
और आपको पता होना चाहिए सुकरात के बारे में। सुकरात एथेंस के एक शिक्षक थे और उनकी जो शिक्षा थी, पर्टिकुलर उनकी जो शिक्षा थी, ठीक है, वो आज के समय में एक प्रकार की रिसर्च कहा जा सकता है, रिसर्च के रूप में देखा जा सकता है। कैसे रिसर्च के रूप में कैसे देखा जा सकता है? देखिए, सुकरात क्या करता था कि अपने स्टूडेंट्स का एक टोली बनाता था, ठीक है, और उस टोली में एथेंस में जो शासन व्यवस्था थी वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की थी, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो भी फायदे हैं या जो भी नुकसान है या उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को सुकरात जो है अपने स्टूडेंट के बीच में एक स्टेटमेंट के रूप में रख लेता था। आज के समय में उसे हम एक हाइपोथेसिस कह सकते हैं, वो एक हाइपोथेसिस है, और स्टूडेंट अपने अपने मत दिया करते थे, अपने विचार दिया करते थे कि इसमें ये फायदे हैं, इसमें ये नुकसान है, इसमें ये होना चाहिए। और लास्ट में सुकरात जो है अपने स्टूडेंट को, ठीक है, फिर वो अपना सुझाव दिया करते थे। तो आपको पता होना चाहिए जो एथेंस के जो शासक थे, ठीक है, उनको ये खबर मिली कि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में सुकरात जो है अपने स्टूडेंट्स को जो है अफवाह फैला रहा है, गलत जानकारी दे रहा है, विद्रोह पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए एथेंस के शासक ने सुकरात को गिरफ्तार कर लिया। तो सुकरात जेल से बच सकता था, कई उसके पास में उपाय था, लेकिन सुकरात एथेंस के विधि व्यवस्था के प्रति उन्हें पूरी तरह से विश्वास था, और अपने दोस्तों से, ठीक है, अपने स्टूडेंट लोगों से यही कहा करता था कि एक दिन यही विधि मुझे न्याय प्रदान करेगी। और उस समय उनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ जो आज पूरी दुनिया में चलता है। उनका क्या कहना था कि अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य के कानून को गलत मानता है या उन्हें विश्वास नहीं है तो उसे उस राज्य को छोड़ देना चाहिए। देखिए कितना विश्वास था वो स्टेट के लॉ के ऊपर जो है। अब सुकरात की विचारधारा को एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। हम सभी को नैतिक रूप से सही कार्य करना चाहिए, चाहे कानून कुछ भी कहे। ये इनका जबरदस्त एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताने की कोशिश किया है। हम सभी को नैतिक रूप से सही कार्य करना चाहिए, चाहे कानून कुछ भी कहे। देखिए ये विद्रोह पैदा कर रहा है, विद्रोह पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। जबकि सुकरात की जो विचार है, ठीक है, आज के समय में या उस समय में बहुत महत्वपूर्ण था और आज भी महत्वपूर्ण है। अब हम अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को आते हैं। पहला हमने सुकरात को ले लिया, फिर बाद में हम जो है किसको ले रहे हैं, अरस्तु को ले रहे हैं, बीच में हम प्लेटो को लेंगे। अब अरस्तु क्या कहता है, हर व्यक्ति में दोहरे स्वभाव होते हैं, दोहरे स्वभाव, एक प्राकृतिक दूसरा सामाजिक। पहला प्राकृतिक है, और प्राकृतिक कैसा होता है, वो सार्वभौमिक होता है और अपरिवर्तनीय होता है, और दूसरा सामाजिक होता है। उन्होंने नैसर्गिक न्याय यानी कि नेचुरल जस्टिस और सामाजिक कानून यानी कि सोशल लॉ के बीच में अंतर बताया। समझ आ गया होगा। और उनकी जो अरिस्टोटल की जो किताब है, ठीक है, पॉलिटिक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं प्लेटो को, ठीक है, प्लेटो का क्या विचार था। देखिए सुकरात का शिष्य प्लेटो था और प्लेटो का शिष्य अरस्तु था। सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन प्लेटो सुकरात के स्टूडेंट्स होने के नाते जो सुकरात के विचार उन्होंने समझा था, ठीक है, उनको प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक नामक किताब में पूरी तरह से सुकरात के बारे में व्याख्या किया है, सुकरात के बारे में बताया है। यानी कि सुकरात को समझना है तो प्लेटो के रिपब्लिक जो बुक है उसको पढ़ने से समझ में आएगा कि सुकरात
किस तरह के व्यक्ति थे, किस तरह के दार्शनिक थे। ठीक है, प्लेटो के माध्यम से हम सुकरात को जानते हैं। और प्लेटो का मानना था कि कानून को एक आदर्श समाज की संरचना करनी चाहिए, यानी कि उन्होंने एक आदर्श राज्य की संकल्पना किया था, एक आदर्श राज्य। ठीक है, लोगों ने इनका बहुत मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि एक स्वप्न के समान है और वास्तविक जीवन में आदर्श राज्य की संकल्पना करना मूर्खता की बात है। ठीक है, क्यों? ये आदर्श राज्य की जो संकल्पना है, इसका बेस क्या है? प्लेटो कहता था कि आदर्श राज्य में जो शासक होगा वो दार्शनिक होना चाहिए, दार्शनिक को शासक बनाना चाहिए। और यदि वो दार्शनिक नहीं है तो उनको जो है दार्शनिक का स्टडी करना चाहिए और तब जाकर शासक बनना चाहिए। अब दार्शनिक से तात्पर्य यह है कि उनके कोई परिवार नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो सिंगल मैन होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उनके भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और आज के समय में भारत में पर्टिकुलर जो है जो दार्शनिक है, ठीक है, वही प्रधानमंत्री, वही मुख्यमंत्री और बहुत सारे शासक वर्ग जो है आज के समय में प्लेटो के विचारधारा से बहुत प्रभावित है। ठीक है, आपको एक चीजें ध्यान रखिएगा, प्लेटो को एक राज्य के शासक ने आमंत्रित किया और कहा कि सुनिए, आपको मेरे राज्य में एक आदर्श राज्य, ठीक है, जो बनाने की जो संकल्पना है उसको बनाइए, इंप्लीमेंट कीजिए। तो सबसे पहले प्लेटो ने कहा कि आप शासक हो तो आपको दार्शनिक होना पड़ेगा या किसी दार्शनिक को आपके सत्ता पर बिठाना पड़ेगा। तब वो शासक ने जवाब दिया कि यह संभव नहीं है और इसलिए प्लेटो को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, देखो भाई, विचारधारा तो बहुत अच्छा है और ऐसे विचारधारा जो शासक के विरुद्ध हो, और शासक के विरुद्ध में बोलना और लिखना बहुत कठिन काम है। ठीक है, यानी कि सुकरात ने भी बोला, प्लेटो ने भी बोला, दोनों को जेल हो गया। ठीक है, तो प्लेटो का जो ग्रंथ है एक आदर्श न्याय प्रणाली का समर्थन किया जहां ज्ञानियों को शासन करना चाहिए, यानी कि दार्शनिकों को शासन करना चाहिए। अब आते हैं मध्ययुगीन काल, यानी कि ईसाई दृष्टिकोण। ठीक है, मेडिएवल नेचुरल लॉ एंड क्रिश्चियनिटी। इसमें सबसे पहला नाम आता है, कम से कम 3 लोगों के, जो इस कालखंड के जो 3 लोग हैं उसके बारे में आपको याद करना पड़ेगा। संत अगस्टाइन, नाम बहुत फेमस है। दूसरा संत एम्ब्रोस के बारे में आपको समझ में आना चाहिए। और तीसरा ग्रेगोरी। ये 3 नाम जो है, ठीक है, ये ईसाई दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है और इसको हम लोग जो है डार्क एज कहते हैं, यानी कि अंध युग भी कहा जाता है। क्यों? प्राचीन कानूनी व्यवस्था समाप्त हो रहा है और ईसाईकरण की व्यवस्था लागू हो रहा है, इसलिए इसको अंध युग कहा जाता है। संत अगस्टाइन क्या कहते हैं? नैसर्गिक विधि यानी कि नेचुरल लॉ केवल प्रकृति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ईश्वर द्वारा भी नियंत्रित होता है। यानी कि प्राकृतिक विधिक सिद्धांत को उन्होंने गॉड के साथ में जोड़ दिया, गॉड के साथ में। इसीलिए इस युग को धार्मिक चरित्र का युग भी कहा जाता है, इसको हम अंध युग भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पुरानी व्यवस्था को कुछ मात्रा में लिया और नई व्यवस्था को उसमें जोड़ा और दोनों को कंपेयर किया। ईसाई विचारक है ये दोनों, तीनों पादरी है ये। ठीक है, कौन कौन? संत अगस्टाइन, संत एम्ब्रोस और ग्रेगोरी आदि ने धार्मिक आधार पर नैसर्गिक विधि को नया रूप दिया।
नेचुरल लॉ को नया रूप दिया। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझें, ये कितना सही है कितना गलत है आपको विवेचना करना है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। मानव अधिकार ईश्वर द्वारा दिए गए हैं, न कि किसी सरकार के द्वारा। ये जो मानव अधिकार का उदाहरण जो है गॉड मेड है, ठीक है, ये सरकार नहीं दे सकता। अब आधुनिक युग में प्राकृतिक विधि यानी कि मॉडर्न इरा एंड नेचुरल लॉ को समझते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है हीगल का। याद रखिएगा, हीगल का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एग्जामिनेशन में फेस करना पड़ेगा। इनका कोटेशन भी इतना फेमस है, जो वास्तविक है वही उचित है और जो उचित है वही वास्तविक है। यह हीगल का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हीगल ने विधि को इतिहास और तर्क का मिश्रण बताया, यानी कि नेचुरल लॉ को उन्होंने हिस्ट्री के साथ में जोड़ा। और उन्होंने एक चीजें और क्वेश्चन पूछा जाता है हीगल के बारे में, 3-4 चीजें हैं, ठीक है। हीगल के बारे में यह बात भी आपको जानकारी होना चाहिए, उन्होंने सेवेनी के लोक चेतना सिद्धांत वागजिस्ट थ्योरी को अपना आधार बनाया। देखिए, वागजिस्ट थ्योरी को आधार बनाने वाला हीगल थे। अब उसके बाद में स्पेंसर आते हैं, ठीक है। स्पेंसर और सर हेनरी मैन बड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि मैंने हीगल को घुसा दिया है। वो प्राकृतिक विधि सिद्धांत की तरफ भी है और हिस्टोरिकल स्कूल की तरफ भी है, क्योंकि वो सेवेनी के थॉट को स्वीकार कर रहा है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, प्राकृतिक विधि सिद्धांत यानी कि आधुनिक युग में प्राकृतिक विधि सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला हीगल है, ठीक है। वो फिलोसॉफिकल स्कूल के अंतर्गत आता है। फिलोसॉफी में जो है नेचुरल लॉ के शुद्धता में कमी आ गई, इसलिए इसको फिलोसॉफिकल स्कूल भी कहते हैं। स्पेंसर और सर हेनरी मैन, ठीक है, ठीक है, ये दोनों को आपको समझना है। कानून को इतिहास और समाज शास्त्र से जोड़कर देखना चाहिए। ये दोनों के बारे में आपको समझ में आना चाहिए। कौन कौन सा? स्पेंसर और सर हेनरी मैन क्या कहता है, विधि को इतिहास और समाज शास्त्र से जोड़कर देखना चाहिए, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड दोनों को मिला देना चाहिए, दोनों का मिश्रण करना चाहिए। स्पेंसर ने कहा कि विकासवाद इवोल्यूशन कानून पर भी लागू होता है। इवोल्यूशन बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। मैग्ना कार्टा, फ्रेंच रिजोल्यूशन, ठीक है, अमेरिका का जो अधिकार पत्र है, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स जिसके बारे में कहते हैं, यह भी स्पेंसर के अनुसार से विकासवाद यानी कि इवोल्यूशन भी विधि का ही एक रूप है। और एक नाम मैक्स वेबर की बात आता है। कानून केवल सामाजिक संबंधों का परिणाम है। यह समाजशास्त्री विचारधारा के अंतर्गत आता है। समझ आ रही मेरी बात जो है? एक चीज है मैं यहां पर वो दे रहा हूं, उसको आप लोग नोट कर लेना चाहिए कि महत्वपूर्ण पुस्तकें, इंपॉर्टेंट बुक्स ऑन नेचुरल लॉ। सबसे पहला आता है द रिपब्लिक प्लेटो ने लिखा था, ठीक है। अरिस्टोटल पॉलिटिक्स, और इसके अलावा जो है निकोमाचिन एथिक्स को याद रखिएगा, यह अरिस्टोटल का है। सुम्मा थियोलॉजिका, ठीक है, सुम्मा थियोलॉजिका, ये थॉमस एक्वानास का है, ठीक है। और फिलोसफी ऑफ राइट हीगल का है, और द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू का है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि नेचुरल लॉ क्या है, इसके प्रमुख विचारक कौन थे और कैसे यह विधि की नींव रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। क्या आपको लगता है कि कानून को नैतिकता से जोड़ा जाना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय संविधान। हम लोग संविधान वाले हैं,
तो जय संविधान, जय विधि। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।